हेलो फ्रेंड्स। आज से हम रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए 2018 से 2024 तक रेलवे में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आपको सफलता मिल सके। ध्यान रखिएगा, ये सीरीज ख़त्म होने के बाद मॉडल प्रैक्टिस सेट भी हम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में सबसे पहले देखने वाले हैं ALP CBT 1 एग्ज़ाम, जो कि 9/8/2018 को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में ये सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो पहला सवाल यहाँ पे पूछा गया था, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? अवतल दर्पण होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन सा होता है? अवतल दर्पण। ठीक है, हेडलाइट के बारे में बात करें तो भी ध्यान रखना है, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जबकि बैक लाइट जो होता है पीछे देखने के लिए, है ना, पीछे देखने के लिए जो ड्राइवर होते हैं जो अपने बगल में लगाते हैं, तो वहाँ पे साइड मिरर देखने के लिए उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहीं बात करें हम लोग जो दर्पण का इस्तेमाल करते हैं दर्पण दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए, तो उसमें भी देखेंगे कि किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। डॉक्टर किसका इस्तेमाल करते हैं, किस दर्पण का? तो वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दांत वगैरह देखने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ध्यान रखना, ये क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, Cl2। अगला पूछा गया था, किस अभिक्रिया के द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? ठीक है, किस अभिक्रिया के द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं को निष्कासन किया जाता है? तो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ये निष्कासन किया जाता है। ठीक है, इसी को विद्युत अपघटन भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विद्युत अपघटन। अगला सवाल पूछा गया था, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ये सोडियम है। ठीक है, सोडियम एक धातु है जिसे हम लोग आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है, कह सकते हैं जैसे कि आपका पनीर वगैरह जैसा होता है ना, कुछ इसी तरह का ये होता है सोडियम। फिर है, कौन सा एक सेप्टोट्रॉफ है? तो ये कुकुरमुत्ता है, ध्यान रखिएगा। आगे है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो ध्यान रखना है, संवेग को द्रव्यमान और वेग को गुणनफल करने से में प्राप्त होता है संवेग। ठीक है, तो संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो ये द्रव्यमान और वेग। ठीक है, वेलोसिटी। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m×v, मास गुना वेलोसिटी। ठीक है, ये p पर मोमेंटम होता है, तो p = m×v भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे पूछा गया था NH4 हॉल 2 फिर है SO4। ठीक है, कि एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ठीक है, तो यहाँ से आप खुद भी निकाल सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन की संख्या एक परमाणु है यहाँ पे। फिर है हाइड्रोजन कितना है, 4 है। लेकिन आप देखेंगे कि ये दोनों के साथ 2 से का मल्टीप्लाई है, अर्थात ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, 4 और 1 5 दूनी 10। ठीक है, इस वक्त यहाँ पे सल्फर कितना है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो ये कितना हो गया, 4 और 1 5 हो गया, तो टोटल हो गया 10 और 5 15। ठीक है, तो ऐसे खुद भी निकाल सकते हो आप, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें, आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला सवाल होता है ये वाला, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ऑक्टेव वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है? तो ध्यान रखना, ये थोरियम है। न्यूलैंड्स एक लॉ दिए थे, उस लॉ में देखेंगे कि ऑक्टेव में उसमें पूरा जो अंतिम तत्व था उसमें थोरियम था अंतिम तत्व। ठीक है, इसके बाद है कि प्रतिरोध की SI इकाई क्या होता है? तो ये ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध की SI मात्रा क्या होता है? ओम होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है ALP CBT 1 एग्जाम, जो कि 9/8/2019 को हुआ था, सेकेंड शिफ्ट है ये। पूछा गया था, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण किस प्रकार का होगा? तो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, और यदि छवि आपसे बड़ा है तो अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अगर छवि लिखा जाता है कि सीधा है तो भी क्या होगा? सीधा होगा, तो समझ जाइएगा कि ये उत्तल दर्पण है। अगर छवि उल्टा है तो समझिएगा कि ये अवतल दर्पण है। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे उत्तल दर्पण। अगला सवाल है, खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है? ये ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। आप जितने भी खाद्य पदार्थ देखते हो ना, उसमें जो दुर्गंध आता है उसके पीछे रीजन ये होता है कि वसा और तेल क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करने लगते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये क्या होता है, इससे दुर्गंध आना शुरू हो जाता है, तो इसमें बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए आगे है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? थायरोक्सिन के लिए
संश्लेषण के लिए, है ना, थोरैक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो ये आयोडीन आवश्यक है, सबको पता होगा। ठीक है। फिर एक खाली स्थान के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है, तो ये याद रखना है, पार्श्व विभोजितक। ठीक है, पार्श्व विभोजितक के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। ठीक है। आगे है, कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती हैं? कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती हैं? तो ये है CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या उत्पन्न होती है? तो याद रखना है, मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है। आगे है, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो सबको पता होगा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के देखिए उपयोग में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, कितना होगा? तो ध्यान रखना है पहला तो कि जो भी ऑप्शन दिए गए होंगे उसमें सबको जोड़ के देखना है कि किस में 36 आता है। ठीक है। अगर सब में 36 आ रहा है तो दूसरा लॉजिक ये लगाना है कि किसके अंतिम में, किस ऑप्शन में अंतिम में 8 या 8 से कम है उसको ढूंढना है। ठीक है। 8 या 8 से कम, 8 से अगर कोई ज़्यादा है, ठीक है, तो समझ जाना है कोई ऑप्शन कभी भी नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद मान लेते हैं कि दो ऑप्शन ऐसे मिल गए जिसमें 8 या 8 से कम है। अब उसके बाद फिर देखना है सीरीज कैसा लगा हुआ है। पहला में कन्फर्म है कि 2 ही होना चाहिए, पहले सेल में हमेशा 2 ही रहेगा, इसको बोलते हैं के सेल। फिर बोलते हैं एल सेल, फिर एम सेल और फिर एन सेल। जैसे ये वाला इसको क्या कहेंगे? के सेल। इसको क्या बोलेंगे? एल। इसको बोलेंगे एम। इसको बोलेंगे एन। ठीक है। तो के सेल में हमेशा 2 होगा। ठीक है। एल में हमेशा 8 होगा, फिर 18, फिर 32। ठीक है, 2, 8, 18, 32। ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि ये 2 होना चाहिए यहाँ पे, और फिर 8 होना चाहिए, और फिर 18, और लास्ट में देखेंगे 8 होगा। 8 या 8 से कम 7, 6, 5, 4, 3 होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह का ऑप्शन अगर होता तो ज़्यादा अच्छे से हम समझा पाते, बट आपको ध्यान रखना है कि अंतिम से तो ध्यान रखना है कि 8 या 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 8 या 8 से कम हो सकता है। ठीक है, ये जरूर देखिएगा, और वहीं से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं आप। और किसी किस्म देखेंगे कि यहाँ पे लिखा रहेगा ऐसा भी 2, 9, 17, 7 ऐसा, तो देखिएगा 2 का भी, 2 तो ठीक है ये, देखिए यहाँ 9 कभी नहीं होगा, यहाँ 17 कभी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 8 कन्फर्म है, यहाँ पे 8 ही होना चाहिए, और यहाँ भी 18 होना ही चाहिए। ठीक है। अंतिम में ध्यान रखिएगा कि 8 या 8 से कम होना चाहिए। तो इस तरीके से और भी कहीं मिलेगा तो हम कंफर्म करेंगे, या फिर मॉडल सेट हम जब कराएंगे ना तो वहाँ पे और अच्छे तरीके से हम समझा पाएंगे। ठीक है। क्योंकि इसको फिर बताने के लिए ना पूरा एक क्लास चाहिए, हमें 1 घंटा क्लास चाहिए, तब हो पाएगा वो। ठीक है। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है जो लॉजिक बताएं उसको। चलिए चलिए अगला है ALP CBT 1 एग्जाम 9/8/2018 को ही, जो कि ये तीसरा शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। ठीक है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट G, कैपिटल G जिसको कहते हैं, के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। ठीक है। खालिस्तान की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जा सकता है, तो ये वो इससे किया जाता है गैल्वेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है। गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में देखेंगे लोहे की जस्ता की कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। क्लास 8 का ये सवाल है। ठीक है। चलिए आगे है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? एक कोई हथौड़ा है, ऊपर उठाया गया है, उसमें क्या होगा? इसमें होगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। कोई भी वस्तु अगर ऊपर उठा हुआ है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा, ध्यान रखना है। ठीक है। कोई भी वस्तु अगर उठी हुई है तो उसमें क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। स्थितिज ऊर्जा होगा, ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा उसके पास। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति खड़ा है, माथे पर कोई टोकरी लेके खड़ा है, या फिर कोई पत्थर लेके खड़ा है, तो उस पत्थर में क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? तो ध्यान रखना है, सेल की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है। सेल की संख्या मतलब जैसे के सेल, फिर एल सेल, फिर के एल, फिर एम, फिर एन सेल, ऐसे ये सेल बढ़ता चला जाएगा, सेलों की संख्या बढ़ती चली जाएंगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे हम यहाँ सेल बता रहे थे ना कहीं KLMN, ठीक है, तो उस तरीके से, तो जैसे से आप पीरियोडिक टेबल में नीचे जाएंगे तो ये देखेंगे कि सेलों की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH से कम हो जाता है, तो ध्यान रखना है
दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच जो होता है वो 5.5 से कम हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे 7 से अगर ये कम होगा तो ये अम्लीय कहलाता है, और 7 से अगर अधिक है तो इसे क्षार कहते हैं। अगर सिर्फ 7 है, 7 है, जिसे बोलते हैं लवण, सॉल्ट कहते हैं इसे। ठीक है, जैसे नमक, नमक का पीएच वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, जैसे जैसे 7 से नीचे जाएंगे तो इसमें अम्लता या फिर अम्ल का जो गुण होगा वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षारीयता का गुण बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, अगर 5.5 से कम अगर वर्षा कहीं होता है तो उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, तो जब वर्षा 5.5 से, जिसका वैल्यू पीएच का जो वैल्यू है वो 5.5 से कम हो जाए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ से बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, जैसे कि नींबू का जो पीएच वैल्यू था कितना होता है। ठीक है, तो उसका होता है 2.4। ठीक है, दूध का कितना होता है तो 6.6 होता है, रक्त का कितना होता है तो 7.4 होता है। इस तरह के सवाल सबका पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अभी तो लोग शुरू किए हैं, बहुत कुछ रिवीजन कराएंगे, बस सब बने रहिए मेरे साथ, गारंटी है कि साइंस से क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। ठीक है, चलिए, एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। कुछ मत कीजिए, इसमें 273 जोड़ दीजिए। ठीक है, जब इस तरह का सवाल है तो उसमें से सिर्फ 273 जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़ देंगे तो 8 3 11 के 1, 7 7 14 15 के 5, 2 1 3, 351 केल्विन में बदल जाएगा ये। ठीक है, अगर केल्विन में दिया रहेगा, केल्विन में दिया रहेगा, और अगर आपको सेल्सियस में पूछ ले तो कुछ नहीं करना है, इसे 273 घटा देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है, तो पेन दाएं हाथ में दिखता है, इसका कारण क्या है, सिंपल सा है, पार्श्व व्युत्क्रमण। ठीक है, ये समतल दर्पण आप जब आपके घर में लगा होगा ना तो देखिएगा, बाएं हाथ उठाइएगा तो लगेगा जैसे कि दाएं हाथ उठा रहा है, दाएं उठाइएगा तो लगेगा जैसे कि बाएं उठा रहा है ना। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पूछ रहा है आपसे, उसी को कहा जाता है पार्श्व व्युत्क्रमण। चलिए अगला है LP CVT 1 एग्जाम 10/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट में ये सवाल पूछे गए थे। क्या सवाल था, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती हैं तो यह किस दिशा में मुड़ती हैं। ठीक है, तो सिंपल से कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कांच है, क्या है, ये कांच है, और कांच यहाँ पे, और इधर मान लेते हैं ये हमारा जो इधर है ये वायु है। ठीक है, क्या है, वायु है, ऊपर वायु मान लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला कहलाएगा विरल माध्यम। ठीक है, वायु क्या कहलाएगा, विरल माध्यम, और ये कहलाएगा आपका सघन माध्यम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई प्रकाश विरल से सघन में जब जाता है तो अभिलंब से, अभिलंब ये हमारा हो गया, ये अभिलंब सीधा। ठीक है, अभिलंब से क्या होगा, सीधे जाना चाहिए था इसको, लेकिन सीधे ना जाकर क्या होगा, ये अभिलंब की तरफ ये ऐसे झुक जाएगा। ठीक है, ऐसे ये झुक जाएगा। आ रहा समझ में, जाना कैसे चाहिए था इसका, सीधा ऐसे जाना चाहिए था, ना जाकर के ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। कब, जब विरल से सघन माध्यम प्रकाश जाएगी तब, और इसकी जो गति है ना, प्रकाश की जो गति है वो भी मध्यम हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे सघन से फिर इधर ये मान लेते हैं वायु का क्षेत्र है, अब ये फिर से देखेंगे कि वायु जो है, मतलब प्रकाश जो है, ये सघन से जब विरल में जा रही हैं तो फिर क्या होगा, ये मेरा भी अभिलंब है, तो ये सीधे जाना चाहिए था इसको, लेकिन जैसे ही ये सघन से विरल माध्यम में आएगा तो फिर ये अभिलंब से क्या होगा, ऐसे दूर भाग जाएगा, और इससे गति भी क्या हो जाएगा, गति भी तेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या है आपसे, ध्यान दीजिएगा, पूछा है आपसे कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती हैं, तो देखिए हमारे लिए ये सघन माध्यम था और ये विरल में जा रही हैं, तब क्या हो रहा है, तो सघन से जब विरल में जा रहा है तो ये देखेंगे कि प्रकाश अभिलंब से दूर भाग रहा है, ऐसे गति भी क्या हो जा रहा है, तेज हो जा रहा है ना। तब देखेंगे अभिलंब से ये दूर हो जाएगा, गति से बढ़ जाएगी। ठीक है, यही सवाल अगर उल्टा कर दें, ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक सघन से नहीं विरल से कर देते हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में यात्रा करती है तो क्या होता है, तो फिर अभिलंब से ये दूर नहीं, अभिलंब की तरफ झुक जाएंगी और ये गति इसका कम हो जाएगा। ठीक, ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन फर्स्ट वाला स्टेप, जब विरल से हम जा रहे थे सघन की तरफ, तो देखिए ये वाला पार्ट है ना, देखिए सघन की ये आपका विलंब की तरफ क्या हो रहा है, झुक जा रहा है, और इससे गति भी क्या हो जा रहा था, कम हो जा रहा था। ठीक है, चलिए, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 3 होते हैं।
ठीक है। वही पूछा जाए आपसे ऑक्सीजन में कितने होते हैं, तो ऑक्सीजन के एक परमाणु में दो परमाणु होते हैं, ठीक है। जबकि ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, जिसे कहते हैं O3, ठीक है। चलिए आगे है, जब किसी संकुचित स्लिंगी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सीधी सी बात है, अगर मान लें कुछ ऐसा चीज़ है, कोई है स्लिंगी है ना, अब इधर से और इधर से हम क्या करें, फोर्स लगा के इसको चिपका दिए हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सा एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जैसे इसको छोड़ देंगे तो वापस अपनी स्थिति में आने का प्रयास करेगा, तो उसमें क्या आ जाएगा, गति आ जाएगा। तो जब गति आ जाएगा तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक। चलिए ध्यान रखना आगे, बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, ये प्लाज्मोडियम में ऐसा होता है, ठीक है। जबकि आप देखेंगे अमीबा में द्विखंडन होता है। देखेंगे हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन विधि के द्वारा विखंडन होता है या उसमें उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। सिंपल से देखे होंगे ना, ये चिप्स का कुरकुरे का जो पैकेट होता है, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती हैं, नाइट्रोजन गैस भरी होती हैं, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए इसमें देखेंगे कि खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए इसमें नाइट्रोजन गैस हम डाल देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पूछा गया था साइकिल की सवारी करते समय की निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता, तो ये होता है रासायनिक ऊर्जा, इसमें नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखना है, रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा इसमें। यहाँ पे कोई रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज हो रहा है ना। कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। पूछा है आपसे कि कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है, पौधे से, ठीक है। तो ये प्राप्त करता है कसकुटा, ठीक है। कहाँ गया इसका आंसर, ये कसकुटा, ठीक है। चलिए आगे, कौन फूल के केंद्र में मौजूद होता है, कौन फूल के केंद्र में मौजूद होता है, तो कार्पेल, जिसको अंडप कहते हैं, ये फूल के केंद्र में मौजूद होता है। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो ठसे स्थिर या क्या लिखा है, ये होना चाहिए यहाँ पे, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे होना चाहिए, जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है, ये जड़त्व कहलाता है, ठीक है। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है, तो इसे जड़त्व कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, ध्यान रखना है। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखना है, सही आंसर हो जाएगा C3H8, ठीक है। प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है C3H8। इसका एक ट्रिक होता है, वो याद करना पड़ेगा, उसका फार्मूला होता है हमारा, ठीक है। इसका फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है। एन ग्रुप का जितना भी है, जिससे मीथेन, एथेन, प्रोपेन है ना, तो ये सूत्र आपको लगाना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे पहले तो, जैसे कि मीथेन है ना, मीथेन का सूत्र लिखना चाहते हैं, मीथेन, तो देखेंगे कि इसमें कौन सा आ रहा है, एन आ रहा है ना, एन, तो मीथेन तो एन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एन आ रहा है, तो इसका पहला ग्रुप का है, तो यानी कि इसमें कार्बन 1 होगा, ठीक है, कार्बन 1 होगा, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, अब 2 है, एन के जगह पर 1 रखना पड़ेगा, तो 2 1 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो 1 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो सी सिंपल लिखा जा सकता है CH4, तो ये हो गया मीथेन का, ठीक है। अब इसे लिखना चाहते हैं एथेन का, एथेन का, तो ये भी एन ग्रुप का है, तो एन ग्रुप का ये फॉर्मूला लगेगा, तो एथेन आता है दूसरे नंबर पर, प्रोप आता है तीसरे नंबर पर, ठीक है। प्रोप हो गया प्रोपेन, ठीक है। तो 3 है, तो कार्बन यहाँ पर 3 रखना होगा आपको, ठीक है। अब हाइड्रोजन है, अब यहाँ पर देखेंगे कि कैसे रखा जाएगा यहाँ पर, तो ये देखिए 2n+2 है ना, यानी कि 2 से गुना कर दीजिए, कितना से, 3 का, 3 दूनी 6 और 2 8, ये हो जाएगा आपका प्रोपेन का। एथेन का कैसे निकालेंगे, एथेन 2 नंबर पर आता है, तो C2 लिखा रखेंगे, C2, ठीक है। H है हमारा, फिर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है 2n+2, तो n का मान कितना 2, तो 2 दूनी 4 और 2 6, ये हो गया आपका एथेन का। तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, इसी तरह से कंटिन्यू आगे याद रखना पड़ेगा आपको सिर्फ, और ये साथ में ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मीथेन, एथेन, प्रोपेन सबका सूत्र याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम को छोड़ करके सभी नोबेल गैसों के बाहरी सेल में 8 होते हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं नोबेल गैस भी कहते हैं, ठीक है, या फिर इसे कहते हैं अक्रिय गैस कह सकते हैं, क्या कहेंगे, अक्रिय गैस, ठीक है। बात हो रहा है यहाँ पे हीलियम का छोड़ करके, तो हीलियम का पहली सेल में
अंतिम सेल में, माफ कीजिएगा, अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ध्यान रखना है 2 होते हैं, क्योंकि हीलियम का अंतिम इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 2, और पहला सेल में ही चाहिए 2, तो ये अंतिम में भी है, तो ध्यान रखना 2 ही इसका परमाणु क्रमांक भी है और 2 ही इसका अंतिम सेल में भी है। बाकी में देखेंगे कि सभी नोबेल गैस में बाहरी सेल में आपको 8 देखने को मिलेगा, और जिसका भी 8 है समझिएगा कि वो पूरा है, उसको अब खुद वो अस्थायित्व प्राप्त कर चुका है, उसे अब किसी की जरूरत, ना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ना किसी को देने की जरूरत है, ना लेने की जरूरत होता है, इसीलिए इसे कहते हैं अक्रिय गैस। ठीक है, और ये अंतिम समूह में है। ठीक है, 18वां जो आपका ग्रुप है ना, उस ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा ये। चलिए आगे देखते हैं, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं, तो इसे बोलते हैं ब्रायोफाइलम। ठीक है, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं, तो ये ब्रायोफाइलम होते हैं। ठीक है, पत्तियों के किनारे किनारे देखेंगे कि कलियां पैदा होती हैं। ठीक है, रासायनिक गुणों में से मेडलिन ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, रासायनिक गुणों में से मेडलिन नहीं होना चाहिए था, मेडलिफ शायद होना चाहिए था। ठीक है, खैर आगे देखते हैं, तो ये किस पर ध्यान दिया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका ALP CVT एग्जाम 10/8/2018 सेकेंड शिफ्ट में क्या पूछा गया था, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो ये वेग और समय के बीच दर्शाता है। ठीक है, v इंटू टाइम लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जीन का आधा हिस्सा। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान क्या होता है, अपने जीन का आधा हिस्सा, आधा मेल का आधा फीमेल का। कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन, देखिए बता चुके हैं इसका आंसर, मुकुलन पूछ रहा है, किस में होता है, ये हाइड्रम होता है। ठीक है, मुकुलन जो होता है हाइड्रम होता है, मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है इसमें। ठीक है, अमीबा में होता है द्विखंडन, ध्यान रखिएगा। आगे है, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। सवाल है, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पोल या फिर ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, इसे वृषण कहते हैं। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, वृषण। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यह आप कह सकते हैं 3 लाख मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर होगा, ध्यान रखिएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाख मीटर नहीं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब सोच देखिए कि कितना स्पीड से प्रकाश की गति चलती है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 3 लाख, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये इसका स्पीड है। निर्वात में प्रकाश की चाल है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। रही प्रकाश जब निर्वात से गति सघन माध्यम में जाएगा तो इसकी गति थोड़ा कम हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है, तो इसे बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। ठीक है, ध्यान रखना है, मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है, तो विचारों का संग्रह होता है अग्र मस्तिष्क में, आगे जो का जो मस्तिष्क होता है ना उसमें। आगे है, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सी यौगिक उत्पन्न होता है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अगर इसका रासायनिक सूत्र दे दिया जाए तो MgO होगा। ठीक है, चलिए आगे है, न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था, तो यह है गणना। ठीक है, क्या होगा, गणना होगा। आगे है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, तो याद रखना है ठोस विलयन का। मिश्र धातु किसका उदाहरण है, ये ठोस विलयन का उदाहरण है ना। मिश्र धातु सिंपल समझ में आ रहा है ना, धातुओं का मिश्रण है, तो धातुओं का जो मिश्रण होगा वो ठोस के रूप में ही होगा ना, ठोसों का विलयन है उसमें। ठीक है, जैसे कि तांबा हो गया, थी आपका हो गया पित्तल। ठीक है, पित्तल जिसे देख रहे हैं है ना, तो पित्तल देखेंगे किसका मिश्रण होता है, तांबा का और जस्ता का, जिंक का। ठीक है, तो क्या है, एक ठोस विलयन ही तो है। ठीक है, तो ये था यहाँ पे 2018 में पूछे कुछ प्रश्न। इसके बाद इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आप लोग का लाइक कमेंट थोड़ा अच्छा रहेगा तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर के आएँ। बाकी आप लोग पर डिपेंड करता है आप लोग का क्या इस पर, आप लोग का क्या इस पर राय रहता है, कमेंट कैसा रहता है, उसी पर आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।